अच्छा रेहान साहब ये फरमाएं कि आपकी आमदन क्या है? मेरी आमदन, मैं जरा थोड़ा सा इसको बैक ट्रैक करके बताता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट बताएं आपकी आमदन कितनी है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। सबसे पहले मैंने BMX छोटी साइकिल से सफर शुरू किया, फिर मैंने आपका सफर नहीं पूछा रेहान साहब, मैंने सीधी आपकी महाना आमदन पूछी। लाखों में है? नहीं ऐसे नहीं, कितने लाख है? मैं ऐसा है कि जाते हुए आपको अपनी स्लिप भी, सैलरी स्लिप भी दे जाता हूं। नहीं, आप बाकियों को ये मार्जिन देते हैं, ये अलाउंस देते हैं, जिनका आप पॉडकास्ट में जिनको ग्रिल करते हैं उनको आप ये मार्जिन देते हैं कि वो जाते हुए आपको अपनी स्लिप दे दें? वो भी मुझे मार्जिन देते हैं कि सवाल आप जैसे गन पॉइंट पे सबसे उनकी सैलरी पूछते हैं सर। आप किसी को छोड़ते ही नहीं है रेहान भाई, किसी को छोड़ते ही नहीं है। ये तासुर है सर। तासुर है, हम सुनते हैं, आपको देखते हैं। आपकी आमदन क्या है? वो बेचारा बड़ा गुमा, अच्छी अल्लाह का शुक्र है। नहीं कितनी है? वो फिर कहता है कि जी इतनी थी, अब थोड़ी बहुत बढ़ गई है, अब तो अल्लाह का नहीं अल्लाह का फजल अपनी जगह, लेकिन कितनी है? ये सब कहते हैं उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रेंड कुछ ऐसा है कि सख्त सवाल पूछने का रुझान, रिवाज कम हो गया है ना। सख्त सवाल पूछने में ये समझा जाता है शायद ये बहुत बाइसे ताज्जुब है, बाइसे हैरानी है, क्योंकि हम लोगों को टोन डाउन इस तरह से कर दिया गया कि तू सवाल नहीं पूछना। घुटन ज़्यादा माहौल है। आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछने पे कदगन है, और जब सवाल पूछते हैं तो सवाल नहीं उठता, कोई और उठ जाता है। तो इस घुटन ज़्यादा सवाल पूछ रहे होते ना, लग रहा होता कि टेबल के नीचे ना डंडा और हैंटर पड़ा हुआ है। नहीं बताओगे तो फिर ये इस्तेमाल किया जाएगा। जुनैद साहब आपने तो इनका अभी देखा ना इमेज, जो सख्त वाला हार्ड इमेज, आपने इनका सॉफ्ट इमेज नहीं देखा। परेशम में बयारा रांदा दरगाह, हल्का यारा परेशम की तरह ना, वो आप वाला। मैं तो खुश इस बात पे भी हूँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, कैसे फंसाया जुनैद साहब ने, और इसके बाद मैं फंसाऊंगी आप। मेरे भी सवाल बहुत सख्त हैं आपके लिए, क्योंकि आप किसी को नहीं छोड़ रहे। अच्छा जी, ये खास तौर पे आई हैं, तशरीफ लाई हैं, कहाँ से आई हैं? ये GNN के फ्लोर के ऊपर ना तपड़ी मारती है। इस नाचीज को कहते हैं बबली। मेरा ताल्लुक है दुबनपुरा, छुपनपुरा, लसनपुरा से, क्योंकि तीनों साफ है ना। तू किस प्याजपुरा पालन दी ना थे, तेरी जॉब पक्की हो जाएगी। देखिए सब नाले उरा परा भी पालन, उरा परा ते रहंदी है, कदी जॉब ते आंदी है। रेहान साहब आपको बता नहीं सकती मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ। अच्छा उड़न भी लग पैंदी है। नहीं, और जिस रफ्तार के साथ बता रही हैं खाले के हकीकी से ना जा मिले। आप यकीन जाने मैं तो इनको उस दिन से देख रही हूँ जब से इनकी मूंछ तक नहीं आई थी। अच्छा रेहान साहब ये फरमाएं कि आपने माशाल्लाह UET से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, फिर अचानक ये सहाफत के जरासीम कहाँ से होता है? जुनैद साहब मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग तो बहुत बाद में आई। ये उसी वक्त शुरू हो गया था जब मेरे दादा जो शायर भी थे, मुबल्लिग भी थे, खतीब भी थे, तो वो बचपन में मुझे प्रैम में जब कैरी करके लेके जाते थे और साथ में ये शेर कहते जाते थे कि रास्ते में फकीर होते हैं, फूल दामन में चंद रख लीजिए और रास्ते में फकीर होते हैं। ये आपने प्रैम में शायरी सुनी हुई है? ये प्रैम में मेरे सबकॉन्शियस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टोर हो रही थी। अच्छा। तो ये सफर उसी वक्त शुरू हो गया था। इंजीनियरिंग में तो मुझे लगता है साजिशी अनासर ले आए। धक्के से, सोशल प्रेशर से हमने इंजीनियरिंग कर ली। असल सफर यही था जो अब कर रहे हैं। फिर आप डिबेट्स की, तकरीरों की तरफ आए, वहाँ पे आपने कमाल किए और ऐसे किए कि करते ही चले गए। फिर अल्लाह ताला ने आपके लिए शोहरत के दरवाजे खोले, परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते, कंकर क्यों नहीं गिराते। अच्छा ये बेसिकली नसर थी, लेकिन आपने नज्म के अंदाज में पढ़ी और कमाल पड़ी, इस तरह पड़ी कि वो जुबान ज़दे आम हो गई। सर ये क्या मामला था? मियाँ साहिबान जब एग्जाइल से वापस आए थे पंजाब में, और 2008 में जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने पंजाब में एक डिबेट कॉन्टेस्ट कराया था। उसका जो फर्स्ट प्राइज था वो 2 लाख रुपए था। और फिर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में भी प्राइसेस थे, कैश प्राइसेस थे, कहीं 25,000, कहीं 50,000। तो खैर बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म था कि यार ये मुकाबला जीतना है। तो आई वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्पीकर इन पंजाब। फिर उसमें तमाम क़यादत जो थी उस वक्त की हुकूमत की वो बैठी हुई थी। ईवान इकबाल था, बुलेट प्रूफ ग्लास था। मैंने पहली बार पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इतने करीब से देखा था। अच्छा। तो जज्बात का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था। मौजूद तकरीर का था कि हमने तकरीब से खुद अपने नशेमंद फूंके, और मुझे वहां पे मॉडल स्पीच करने के लिए 2 मिनट दिए गए थे। मुझे बार बार एक साहब कह रहे थे बस करो बस करो बस करो। तो मैंने जब ये कहा कि घंटियां ना बजाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मेरी आवाज इस शोरे सदा में गूंज तो लेने दो, तो हाल तालियों से गूंज उठा। जब मैं वो तकरीर करके जुनैद साहब उतरा था तो किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि मियाँ साहब कह रहे हैं तकरीर लिख दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन मियाँ साहब? क्योंकि इन द बैक ऑफ माई माइंड ये था, मुझे समझाया गया था कि नौजवान अपने वक्त का बादशाह हुआ करता है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बड़े वाले मियाँ साहब ने ना सर ऐसे हिलाया। मैंने वो तकरीर कांपते हुए हाथों के साथ लिखना शुरू की। इन द मीनवाइल मेरे एक दोस्त एक्सप्रेस अखबार में थे, वो मेरे पास आया, उसने कहा अपना नंबर, अपना एड्रेस
अपना ईमेल आईडी इसके ऊपर लिख देना। अच्छा 4 रोज के बाद मैं घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। उस वक्त मेरे पास ट्यूशन के लिए लोग आते थे। अच्छा रेहान भाई, जब मियाँ साहब ने तकरीर लिखवाने की ये फरमाइश की थी तो इनफैक्ट आप समझे होंगे कि शायद इरफान सिद्दीकी साहब के छाबे पे हाथ मारने की नहीं, कोशिश। इरफान सिद्दीकी साहब को तो उस वक्त भी मैं उस्ताद मानता था। नक्शे ख्याल उनका कॉलम आया करता था, और नक्शे ख्याल पे जो नपी तुली जबान होती थी और जो वोकैबुलरी होती थी, हम उससे बहुत कुछ सीखते थे। इरफान सिद्दीकी साहब से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है सर। तो खैर मुझे फोन आता है, डॉक्टर आसिफ किरमानी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं नहीं जाने बला डॉक्टर आसिफ किरमानी कौन है। कहते पर्सनल सेक्रेटरी मियां नवाज शरीफ। मैंने कहा अच्छा जी, वो आपने तकरीर की थी, उस पर कुछ पॉइंटर्स थे, हमें पूरी मिल जाएगी? मैंने कहा मिल जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा? वो चाह रहे थे कि कंपोज फॉर्म में मिले। मैंने कहा 3 से 4 रोज में मिल जाएगी। उन्होंने कहा 3 से 4 रोज ज्यादा, मियां साहब बात करेंगे। तो फोन आता है, अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, क्या हाल है? मैंने कहा जी ठीक ठाक। खैर उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। वाले साहब क्या करते हैं? तकरीर बहुत अच्छी लगी, कितनी देर में? मैंने कहा आधे घंटे में आई। कंपोजर से कंपोज कराई। उन्होंने कहा फैक्स भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं। मैंने फैक्स भी की, ईमेल भी की। फिर शुक्रिया का फोन आया। फिर एक प्रेजेंटेशन थी जो मैं चाहता था यूथ से रिलेटेड वो दूं, वो पहुंची भी। उसके बाद इनिशिएटिव शुरू हुए। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं कि जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनिशिएटिव था या उजाला स्कीम का इनिशिएटिव था, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन। अच्छा रेहान भाई, ये जरा वजाहत कर दें कि वो जो लैपटॉप स्कीम है उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन या हिस्सेदारी किस तरह की थी? आप किस तरह की हिस्सेदारी या शराकतदारी की बात नहीं, कर मैं रहे ऐसी हैं? बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ तजवीज़ कुनिंदा थे। हाँ, तजवीज़ अच्छा, कुनिंदान। ठीक, ठीक। अच्छा, अपना जवाब बिल्कुल हंस के दे रहे, दूसरे को जब पूछे उसको तो आप थानेदार बने होते हैं। उस वक्त नहीं, मुझे बेटा नहीं कहे आप, वरना मैं भटक जाऊंगा, वरना मैं कहीं ना कहीं ऐसा हो जाऊंगा कि मैं फिर नरम हो जाऊंगा। यार देखो आज कितना प्यारा बच्चा बना हुआ है। नहीं वैसे एक बात बताओ, ये सादे भी हो जाते हैं। इन पे ही तो कहा था शायर ने कि मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी के साहबजादे के बेटे के बाप साहबजादे से दवा लेते हैं। वो चुप करके बैठे पैसे चुड़ैल। नहीं देखिए, मेरा मुंह बंद नहीं करा सकते। रेहान, मैं चाहती हूँ आप मुझसे ना कंट्रोवर्शियल सवाल करें और मैं फंस भी जाऊंगी। मैं यकीन जाने। यही तो मैं नहीं चाहता। अच्छा चले, पहले रेहान की जिंदगी का सफर मुकम्मल कर लेना कि यहाँ तक कैसे पहुंचे इंजीनियरिंग से। उसके बाद फिर आप एंकर होस्टिंग की तरफ आ गए, मुख्तलिफ चैनल, 3-4 चैनल्स का सफर करते हुए फिर सोशल मीडिया आ गया। जी एग्जैक्टली जुनैद साहब, मैं रेडियो पाकिस्तान से सफ़र शुरू किया 2007 में। एक ऑडियंस बेस्ड शो था नूरजहां ऑडिटोरियम से। फिर उसके बाद प्राइवेट मीडिया, मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम किया। फिर अभी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं काम कर रहा हूँ। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 ईयर्स नाउ। अच्छा, इस इदारे के साथ जो मेरी अच्छा। वाबस्तगी है वो 14 सालों पे मुहित है। 14 साल हो गए। वाह वफा है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस 14 साल का है, मेरी एज 14 साल की है। तेरा वाड़ा ना खिला रहा 10 रहे तो 54 साल की। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हेयर स्टाइल कैसा बनाया हुआ है? ओहो बीबी भैन मेरी, ये हेयर स्टाइल नहीं हैगा। मैं कमादा दे खेत च गई सी, कुत्ते पै गए सन। अच्छा, ये कुत्तों के सामने जाके ना फिर धर्मेंद्र वाले डायलॉग भी बोलती है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी कुत्ते। और फिर कुत्तों ने कुतर पुतर शुरू कर दी। रेहान जी, हाल ही में आपके 3 पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हुए हैं, जिसमें एक मिस्टर पतलू का था, नदीम नानी वाला, और एक रेहान मलिक। तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल किसके साथ पेश आई? देखिए, मुश्किल टफ टाइम दिया आप? मुश्किल तो नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट मिस्टर पतलू इज माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन एक बात है रेहान भाई कि पतलू ने आपको टफ टाइम बहुत दिया है। अब विकी भाई देखिए, बात उड़ के पिया जी हो दोनों। ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਂਦਾ है ना वो ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है। अच्छा। क्योंकि जब आप खुद बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं, देखिए इंटरव्यूअर के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू करना जो बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत साइलेंट है, जो खुद ही बोल रहा है, उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अच्छा, आपके और पतलू के दरमियान जो बात हुई है ना, उसके अंदर जो हालात पैदा होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि पतलू ने अपनी ब्रॉड के ऊपर डांस करवाना बंद कर दिया, पता है आपको? मेहरबानी है जी। अभी एक सुंबल लड़की है मुल्तान की, वो उसको कहती है कि पतलू मैंने थोड़ा सा कोई एक्शन करना है, कहता सादा एक्शन भी नहीं करना, अच्छा, डांस बिल्कुल नहीं करना, मेरी स्क्रीन पे नहीं करना, रियली? कहीं और जाके करो। जी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उनकी मेहरबानी है सर। नहीं, मैं भी उनके ना उसमें चली गई थी लाइव में, मुझे बोला निकल निकल। अच्छा, इन्हें तो डांस किया, उन्हें आग लाती। वैसे रेहान ना डिबेटर बहुत अच्छे हैं, मैंने भी इनको ना फॉलो किया है, इनके नक्शे कदम पे। मैं एक छोटी सी डिबेट कर रही हूँ। जनाब अली वकार, जिस दौर में उड़ना मुश्किल हो उस दौर में बैठ जाना ही लाजिम है। क्या बात। आप यकीन माने, मैंने आपका कोई पॉडकास्ट नहीं छोड़ा। मुझे अपने पॉडकास्ट में बेशक ना बुलाएं, मुझे पॉड में ही बुला लें। उसके लिए मेरा ख्याल है कि मुझे 30-35 पतलू चाहिए होंगे पहले। अच्छा छोड़े, हम तो टॉपिक से ही हट रहे हैं। रेहान, मैं आपको बता सकती,
मैंने तो आपके वो पॉडकास्ट भी देखे जो आपने अभी तक किए ही नहीं है। मेरा ख्याल है आपने देख लिए हैं तो अब चलाने के काबिल भी नहीं रहे होंगे। मेरी बात आपने फौरन पकड़ ली है? और अपने जो पॉडकास्ट में लेग के आप बोल रहे होते हैं, हमने तो वो कर्ज भी चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे, भाई वाजिब भी नहीं थे, तो फिर अपने वो भी पॉडकास्ट आप दिखाए ना जो आपने किए ही नहीं। जितने प्यार से आप मेरा नाम ले रही हैं ना, मैं आपके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। इजाजत जो है साहब? जी, अच्छा, जी। इसका सर और पैर इस काबिल नहीं है कि आप उसको शेर डेडिकेट करें। जी जी इजाजत है, अगर हदूदो कयूद के अंदर रहकर पड़े तो। आप इरशाद करें, मैं मुंह उधर कर लेती हूँ। नहीं, आप मुंह मेरी तरफ रखें क्योंकि आपके मुंह पे ही कहना है ना। आईना गर्द गर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, और काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। हाय अल्लाह, इन्होंने तो मैंने जिरकान से ना करता। अच्छा रेहान भाई ये बताइएगा कि है तो रिवायती सा सवाल है लेकिन पूछे बिना चारा भी नहीं कि किस मेहमान के सामने बैठे हुए इन अभी ये जो जिक्र हुआ इनको छोड़ के जी जी। उसकी शख्सियत की वजह से इतना मुतासिर हो गए हो कि सवाल करने में मुश्किल पेश आई हो। देखिए जुनैद साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक का जो इंटरव्यू है, डॉक्टर जाकिर नाइक ज़ाहिर ग्लोबल फेम है, रिकग्निशन है, और जो उनकी रिसर्च वर्क है और जितना माशाल्लाह हाफिज़ा उनका है, तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी सोच समझ के और संभल के बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है अभी तक डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू मेरे लिए इट वाज अ काइंड ऑफ अ टफ इंटरव्यू। हाँ रिहानू ठीक कह रहे हो, ये ना इंटरव्यू बड़े, मैं एक दफा ना एक जगह इंटरव्यू देने गई थी, बड़ा टफ था इंटरव्यू, बड़ा टफ था भाई। सवाल ही अजीब गरीब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चांद का जमीन से कितना फासला है, अगर 4 भाइयों में लड़ाई हो जाए जायदाद किस में तकसीम होगी, फलाना ये वो। भाई मैं कोई सीएसएस के पेपर देने आई हूँ, मैं तो जॉब मांगने आई हूँ, जॉब उन्होंने नहीं दी। वो जॉब थी क्या वैसे? जीएनएन में जॉब थी, पूरे फ्लोर पे एक ही तपड़ी से सफाई करनी और ये भी शर्त थी कि बीच में तपड़ी निचोड़नी नहीं है। अच्छा ये वो मैं बात आपको बता रही हूँ, आप मुझे बुलाएं एज गेस्ट, ऐसे ऐसे जवाब दूंगी, आपकी सोच है। उन्होंने आपका मेडिकल टेस्ट ले लिया होगा ना कि तपड़ी निचोड़ते हुए आपको खुद नस पे नस चढ़ जाती है। जोर बहुत नहीं चढ़ जाए, अपने गोटे निकल गए। रिहान हाँ तुम क्यों रिहान कह रही हो? हाँ तो मर परा मैं पतलू आखा पब्बू जई। रिहान को रिहान ही कहेंगे ना। रिहान आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, परिंदे क्यों नहीं आते, तो क्या कुछ परिंदे आपकी लाइफ में आए? देखिए परिंदे तो आते हैं और परिंदों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब्बास ताबिश साहब को परिंदों वाला शायर कहा जाता है, मुझे बहुत पसंद है वो। मैं कहता हूँ जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से जाके मिलता हूँ कि उनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। अच्छा वैसे रिहान आपको परिंदे पसंद है? वैसे मुझे ना बचपन में परिंदी कहते थे। ध्यान से सुना नहीं, दरिंदी कहते थे। अच्छा रेहान ये बताइएगा कि कभी किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बात जो है वो तू मैं या तल्ख कलामी तक भी पहुंची, फिर आपको काटना पड़ा हो? नहीं तू मैं और तल्ख कलामी अभी तक नहीं हुई। नहीं हुई मेरा ख्याल लेकिन चले उसके करीब करीब। मेरा ख्याल है जुनैद साहब, सब्र का पैमाना इतना बड़ा रखना चाहिए जब आप इससे कोई लोडेड सवाल किसी से करते हैं कि वो आगे से जैसा चाहे, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। तो फिर किसके साथ हुई? हाल ही में लोगों को ये लगता है कि जैसे मिस्टर पतलू के पॉडकास्ट में उससे पहले मैं हुई। जुनैद साहब पर्टिकुलरली पॉडकास्ट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो शो मैं करता हूँ 10 तक शाम 7 से 8 वाला, उसमें ऐसा हुआ है। मेरा ख्याल है कोई 3 से 4 बार ऐसा हुआ। एक शो में जमशेद इकबाल चीमा साहब बहुत गुस्से में आ गए थे। अच्छा? बहुत फायरी डिस्कशन थी, ऐसे था कि वो एक्सप्लोसिव हो गए हैं और किसी भी वक्त फट जाएंगे। तो वो तो बड़े तहम्मुल से बड़े धीमे गुफ्तगू मिजाज करते के हैं। हैं। मेरे लिए भी उस दिन बाइस से ताज्जुब था, चीमा साहब को क्या हुआ। उन्होंने आईएफ भी उतारी है, हैंड्स फ्री उतारी है, माइक उतारा है और शो छोड़ के चले गए। लाइव शो था। फिर एक बार फयाजुल हसन चौहान साहब, हाँ उनसे ये तो की जा सकती, वो शो छोड़ के चले बल्कि गए। उनसे ये तो कम की जा सकती है कि वो बैठे रहे हों। नहीं, उन्होंने मुझे लगता है पहले डिसाइड किया हुआ था अच्छा कि मैंने शो छोड़ना है, अच्छा क्योंकि उनको भी पता है कि टीआरपी कैसे ली जाती है। अच्छा तो वो भी शो छोड़ के चले गए अच्छा थे। जो शो छोड़ के जब जाने लगते हैं उनके अंदर होता कि कोई रोके हमें? नहीं, उन्होंने खुद एक साहब को बिठाया हुआ था सामने मोबाइल फोन के ऊपर, वो शो छोड़ के चले और उन्होंने ऐसा कंटेंट देना शुरू कर दिया, वो अच्छा। गुफ्तगू शुरू कर दी जो हम चला भी नहीं सकते थे। अच्छा 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 इट वाज लाइक बिलो द बेल्ट, और वो गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी। फिर उन्होंने कहा देखें हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हुआ। मैं बोलता रहा और ये म्यूट कर रहे थे, सेंसर बीप चल रही थी। खैर इन द अच्छा। मीनवाइल उन्होंने भी हैंड्स फ्री उतारी, वो उस माइक वक्त उतारा। पीटीआई में थे और पीटीआई के हक जी, में बोल रहे थे उस वक्त। अब पीटीआई के हक में बोलते बोलते बहुत कुछ ऐसा कह रहे थे जो बिलो द बेल्ट था, जो काबिल नशर
नशर व शात नहीं था। अच्छा, हमारे एक जानने वाले हैं, वो ना उनको रंगबाजी का बड़ा शौक है, तो उन्होंने ना पिस्टल पकड़ा और उनको ये भी पता कि आजकल सख्ती बहुत है हाँ। और रंगबाजी भी करनी है। चैम्बर चढ़ा कहते हो फाड़ लो है मैनू। वाह रेहानू, ये जो उन्होंने आखिर में कहा है ना, ये आप मेरी तरफ से समझ लें। मैंने फड़ लो वाला मामला जो है, हाँ। ठीक है, ये मेरा ख्याल है इस ख्वाहिश को लिए आप दफन हो जाएंगे। और इसके शौहर ने इसको कहा था जाओ यहाँ से दफन हो जाओ। और फिर उसने कहा था दफन कर दो हमें के सांस मिले। जैसे आप अपनी बातों में ना शेर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मेरी जुल्फों पे कोई शेर आ रहा है आपको? अच्छा, आपका पजामा देख के लग रहा है बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाय, कितना नोटिस करते हैं आप। ये टांगे दिखाने वाली नहीं है, ये भूनने वाली तोड़ने कहते ये भूनने वाली है। आपकी जुल्फों पे है ना, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार में। हाय। खूबसूरत। अब पता नहीं मैं ऐसे अपनी तारीफ समझू या बद तारीफी। नहीं, आपकी तारीफ हो रही है। वैसे आप नॉर्मल भी लाइफ में ऐसे रहते हैं जैसे किसी स्टोर पे चले गए, यार एक जूस का डब्बा देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। देखे तंगा कैसे औरत बन बन के। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपकी पॉडकास्ट में कोई गेस्ट गुस्से में पिस्तौल निकाले तो आप क्या करेंगे? मैं सरेंडर कर दूंगा जी, हैंड्स अप कर दूंगा। ऑप्शंस तो ले लें। ऑप्शन नंबर 1, फौरन कहेंगे हुण बंदा मजाक भी ना करे। ऑप्शन नंबर 2, 15 पर कॉल करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, बटरिंग करेंगे, वाह आप तो जबरदस्त फिल्म में विलन लग रहे हैं यार। ऑप्शन नंबर 4, या फिर बड़ी गन निकाल कर कहेंगे हाँ हूं दस। नहीं, हम कहेंगे बाजी डर गई। अच्छा रेहान, बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी हमारे शोज में आते हैं जो अपनी बहुत ज्यादा लंबी तारीफें पुल बांधने शुरू कर देते हैं, तो आप नए सीखने वालों को क्या मैसेज देंगे कि ऐसे गेस्ट के साथ कैसे निपटा जाए? अच्छा, पहले तो आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है माशाल्लाह, ऐसे बहुत से लोगों में मिलता है हाँ, जो तो कहते हैं कि बस अंजुमन सताइश बामी होनी चाहिए, वो हम्म। खुद ही बोलते हैं और बोलते चले जाते हाँ, हैं। बहुत। उस पर आपको कहना चाहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप उनको पूरे तरीके से आप कहें कि जो आप कहना चाह रहे थे बात पहुंच गई है आपकी, पायून मेरे सवाल का जवाब दे। नहीं, ऐसे मेहमान अंजुमन सताइश बाहमी नहीं करते, वो आपका तो नाम ही नहीं लेते, उनको अपनी जात से ही फुर्सत नहीं मिलती। सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, यकतरफा मोहब्बत होती है उनकी, बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो जो चाह रहे होते हैं आप उसको पूरा करें, आप कहें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह कहें, उसके बाद अगला सवाल ठोक दें। अच्छा आप फिर ना मुझे कोई खास घास नहीं डाल रहे, तो रेहानू आपकी तरफ से मैं इनकार ही समझूं? वो घास अभी उगी नहीं है जो आपको डाल हाय। ले जी विक्की, फिर आप और मैं आज शाम की चाय इकट्ठे पीते हैं। आज तेरी वजह तो मैं चाह छड़ देती है। मंडी च ना ਇਹੋ जी बकरी ਨੂੰ निशानी भी नहीं लानी पैंदी। विक्की, सारियां विक्कियां मैंने विक्की। चलो विकी विकी ना विकी ना ना विकी घर ते पई ना। एंडे तुसे विक्की लीक्स। वैसे रेहानू, हाँ। रेहानू बंदा हूँ आ भी करता है। गल है कि वो मैं ये कहना चाहता हूँ देख के पर्टिकुलर किसी के लिए, ये जितना इन्होंने मेरा नाम लिया है, सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, और मैं रात देर गए जब भी घर पहुंचता हूँ वो देखती है बहुत छान के फटक के मुझे, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। रेहान भाई घर जाके भाभी को बताएंगे कि वो सिर्फ कैरेक्टर था, वो लड़का था, विग लगाई हुई थी, खुदा की कसम विग लगाई हुई थी। हमारा तो एक मेकअप आर्टिस्ट था आप जैसा। अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि देखो भी ये कर तो ये हलाल है या हराम है, तो अभी तो उससे जान नहीं छूटी है भाई। ये सारी बातें एक तरफ, अभी जो आपने इंटरव्यू किया था, बड़े जानी मानी शख्सियत कवि साहब आए थे, मुफ्ती कवि, बख्शते नहीं है किसी को। वो कहते सब ठीक है। पागल पापा की इंडिया लोगों एक तुम्हें कैसे पता? मैंने ही थे पता, मैं देखिए मासूम सी हूँ, मासूमियत में देखा ना ये मुंह और मासूम की दाल। नहीं रेहानू, देखो उन्होंने मुझसे नंबर मांगा मेरा, मैंने कोई फेक नंबर दे दिया। भाई वो साल तक घंटा घंटा बंद नंबर पे बातें करते रहे, और बीच में 10-10 मिनट बाद पूछते थे जानू रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही, ये हराम है, अगर बता के करोगी रिकॉर्डिंग तो फिर ये हलाल होगी। और तब तक बातें करता रहा जब तक कुछ फेक नंबर से आगे से कोई बोला नहीं। हालांकि इसने कहा भी कि जानू ये नंबर फेक है, कहता जब तक हम फेक नहीं हो जाते मैंने ये नंबर बंद ही नहीं करना। एक मशहूर कहावत है, तू कौन मैं खामखा, और ऐसे किरदार आपको कमोबेश हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं जो दूसरों के मामलात में फर्ज समझ के टांग अड़ाते हैं। ये सूरत हाल आपको दिखाते हैं आज के स्किट में।
ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। बेटे बच गया तू मेरे तो मैं 3 जगह तो सिर पाड़ना सी तेरा ਬਚਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਡਵੇ ਕਸੁਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ओवरलॉक मैं अपने हथी करांगा। बस कर दो भाई, चुप हो जाएं। ये हॉस्पिटल है, कोई आपका मोहल्ला नहीं है। चलदी लड़ाई च ना आई बाजी, जख्मी हो जाएंगी। डॉक्टर साहब को कॉल करती हूँ। बुला जेड़े डॉक्टर बुलाना असि डॉक्टर को नहीं डरदे हेलो सर इमरजेंसी आईसीयू में इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आ जाए यहाँ पे। ਕਾਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। ਦਲੇਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦਲੇਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਾਮਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਾਸਟ ਹੋਣ ਆਇਆ? बेटे 3 पान ले आ दे बाहरों नर्स, उस दीवार का पता लगाएं जिसमें मेरा पंच लगा है वो टूटी है कि नहीं। ਓਏ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੰਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ। ओए मैं पंच मार के तेरी जॉ लाइन खराब कर देनी है। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ए शुक्र करो मेरा पिस्टल अंदर पिया थी नहीं ते आज तू एक गल्ला नहीं सी कर रहा होना बस पूर्णम शीशा ਓਏ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਗਰਾ। ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਲ ਟੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਓਏ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰ ਤੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਖਲੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਲੈਂਕ ਕਿੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਕਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਊ। ਓਏ ਮੈਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। अपनी बक बक बंद कर। ओए आप लोगों को किसने बोला था कि आप लोग आपस में ही लड़ पड़े? ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਗੈਰਤ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਗੈਰਤ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਓਏ। बाजी नर्स, हाँ मैनू किसी और कमरे च ले जा, नहीं तो इन्हों का कत्ल हो जाना मेरे को। भैया ये हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे इस तरह से लड़ाई और बहस नहीं कर सकते हैं। सिस्टर तू ऑपरेशन वाले औजार ले आके दे, मैं इधर तक कंडा कट्ठा। ਓਏ ਨਗਦ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ से औजार अगले चौंक से। सिस्टर हाँ मेरे उत्ते कंबल ही दे दे, मेरी बांह नहीं काम कर रही। मुझे लगता है बॉस को ही बुलाना पड़ेगा, आप लोग कोई भी नहीं बाज आ रहे। बॉस भाई तू हेलो सर। क्या हो रहा है भाई? सर कौन लोग हैं ये? सर इनकी आपस में लड़ाई हुई है, इन्होंने एक दूसरे के सर फाड़ दिए। ये तो पुलिस केस है। और लड़ाई किस बात पे हुई है? हाँ भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? सर मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। ये भी पुलिस केस है। नहीं सर, ये इनका आपस का केस है। सर मैं खुद इनके घर चला गया रिश्ता मांगने। अच्छा इनके घर वालों को बुरा लगा, अच्छा। उन्होंने बंदे बुला के मेरे घर भेज दिए और मेरे भाइयों को मारा। जब उनको मारा तो मेरे भाइयों ने बंदे अपने बुला के इनकी तरफ भेज दिए, उन्होंने इनको मारा जाके। अच्छा, ये मतलब बाहर वाले बंदे हैं। जी। आपके घर वालों को चोटें नहीं लगी? अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ है। हाँ मैडम, आपके घर वालों को चोटें लगी? अल्लाह का शुक्र है नहीं लगी, शुक्र करो बारों बारी सट्टा लग गई है। और डॉक्टर मैं इन्हू छड़ना ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले अपनी पट्टी ते छुड़ा ले। डॉक्टर हाँ साडा पता करना है तो लाहौर दे लाहौरी गेट तो पता कर। उथे की तेरे बिना लस्सी मशहूर तेरी डॉक्टर की करना होते, मतलब जुतियां पालिश करना तो उथे। उथे बदमाशी करने आ। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये लड़ाई झगड़ा करना, ये मार कुटाई करना, ये कहाँ की शराफत है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ पेशा है डॉक्टर। अबू क्या करता है? ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। खानदानी काम में ते बेचदा दूध दही। आप भी आपके काम करते हो? मैं कोई काम नहीं करता, मैं अपने अब्बे नाल होना। ते अब्बा जी की कर देने? अब्बा जी वेले होंदे ने। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त जॉब है। आओ गधेया, तू की करना? अखा नीवियां करके गल कर डॉक्टर। वो क्यों? मैंने शर्म आंदी। अखा चक्का पाते शर्म आंदी है ते लड़दे नहीं आंदी? लड़दे नहीं शर्म आंदी? मैं तेरा मरीज हाँ, तेरा भतीजा। उधरों की लेट चल। एक ताकत दी ड्रिप ला डॉक्टर, मेरे आसे मुर्ग मसल्लम मंगा, देसी मुर्गे दी यखनी मंगा, छोटे बकरे दियां चांपा मंगा, मेरी एनर्जी बहाल कर। मैं लड़ाई उथों ही शुरू करनी है जितों खत्म कीती सी। मेरे वास्ते नलियां वाले चौल ते 9 बोटियां वाली डील मंगा ला। ए मेरे आस्ते डॉक्टर मटन मखनी नाल रोगनी नान। तुझे काम कर नर्स, सारे ने ऑर्डर लिख ले, अस्पताल बंद करके थे मलक होटल खोल लो। आप लोगों ने मतलब ये जो लड़ाई करवाई है, थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को किसी के घर में भेजें रिश्ता लेने के लिए, ठीक है? अगर आपने ये नहीं किया, फिर उसके बाद आपका झगड़ा हुआ है, आप खुद नहीं लड़े, आपने भी किराए के गुंडे मंगवा लिए, उन्होंने भी किराए के गुंडे मंगवा लिए, ये कहाँ की शराफत है?
कि मैं तो इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। पहले इन्होंने कदम बढ़ाया, फिर मेरे भाइयों ने ये किया। मैं तो ये चाहता ही नहीं हूँ। वो आपसे मोहब्बत करती है? ये तो मुझे जानती ही नहीं है। लड़की जानती भी नहीं और तुम रिश्ता लेने चले गए हो। एडा तो तख्त जारेदा रांझा रहंदा नहीं। देखो आज के जमाने में भी इस तरह के कपड़ों के अंदर रांझे मौजूद हैं। हाँ जी। देखिए, रिश्ते का पैगाम भेजने या खुद ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। मामला उस वक्त खराब होता है जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। भाई आप लोग लड़ते क्यों यार? साडा पेशा है और साडा धंधा है। लड़ाई साडा रोजगार है। और लड़ाई रोजगार किसका होता है? जिवें पौड़ियां बनाने वाला पौड़ियां बना के पैसे लेंदा है, ਅਸੀਂ लड़ के पैसे लेने आ, ਉਹਦਾ रोजगार है, ये साडा रोजगार है। क्या बात है, क्या लॉजिक है भाई। और जिस तरीके मेडिकल स्टोर वाला दवाइयां बेच के पैसे लेंदा है, उस तरीके ਅਸੀਂ लड़ के पैसे लेने हैं। हाँ बड़ा काम कर देने भाई हाँ, माशाल्लाह। जिवें स्टोर वाला सौदा बेच के पैसे लेंदा है, हाँ जी लड़ के असी लेने हैं। तौबा, जहालत की इंतहा है। सर देखिए इनका रोजगार क्या है। हराम खाते हैं और क्या है ये? हराम वो खांदे ने ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। हाँ माशाल्लाह। हराम वो खांदे ने ਜਿਹੜੇ जली दवाइयां बेचते ने डॉक्टर। हराम वो खांदे ने ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਫਲ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਓਏ ਕਿਰਾਏ ਦਿਓ ਲੜਾਕਿਓ, ਕਿਰਾਏ ਦਿਓ ਕਾਤਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੇ ਆ। वो कैसे? ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। खून कैसे निकलता और पसीना कैसे निकलता जनाब? ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੂਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਤੋਂ ਅੱਬਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। क्या बात है, क्या लॉजिक है इन लोगों के भाई। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये तो किराए के कातिल है। इनका तो काम ही है लड़ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। सुनिए, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स। ਓ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ओए इन्होंने सट्टां लागे, इन्होंने अस्पताल ले चलो।